नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम जुड़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने के लिए, जो आपका मेंस का भी पार्ट है और प्रीलिम्स का भी पार्ट है। मेंस में आपका GS3 में कवर होता है और प्रीलिम्स में तो आपके सारे ही करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके इसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इसी के लिए पहले हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, ताकि जो उस पर बनने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, डायनेमिक जो भी हैं, वो आप आसानी से रिलेट कर पाओ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। तो आज के इस लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रोबोटिक्स और AI के बारे में। बीच में मैंने जो पहला आपका 2 लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ICT के बारे में बताया था और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा बेसिक्स ऑफ IT, नॉलेज ऑफ IT। तो आप, क्योंकि IT काफ़ी बड़ा टर्म हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक काफ़ी बड़ा रेंज हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्ट सिलेबस मेंशन नहीं होने के कारण हमें काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि एडवांसमेंट डे टू डे लाइफ में हर चीज़ में हो रही है, हर फील्ड में हो रही है। तो करंट अफेयर से जब उसको लिंक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन किसी भी चीज़ पे बन सकता है। जब तक आपको उसका बेसिक्स नहीं मालूम है तो आप जो डायनेमिक चीज़ें हो रही हैं उसको समझने में आपको टाइम लगेगा, फिर भूल जाइएगा। एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो कभी आप नहीं भूलिएगा। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले अपना सिलेबस पे एक बार अगर आप गो थ्रू करें तो देखिए, अभी तक हमने जो टॉपिक देखा था अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। इस IT फील्ड में हमने देखा था सबसे पहले बेसिक्स ऑफ IT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा हमने देखा था मोबाइल टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स को मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया है पहले, क्योंकि कंप्यूटर्स एक अलग पूरा चैप्टर है और उसमें मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, इसलिए मैं उसको एक अलग लेक्चर में पूरा कवर करूंगा। अभी हम लोग फिलहाल रोबोटिक्स पर आज फोकस करेंगे। रोबोटिक्स के साथ साथ आपका AI और मशीन लर्निंग भी कवर हो जाता है उसी में। उसके बाद हम लोग फिर जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये 4 स्टेजेस में कवर हुआ है इंडिया में। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इनिशियली जब तक पहला रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज का, तब तक होता क्या था कि जितने भी बुनकर हैं या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आज कहलाता है, वो एक छोटे से घरों में हुआ करते थे। एक परिवार था या फिर एक परिवार के कुछ लोग थे जो कि घर में कुछ बनाया करते थे। जिनको वो सामान चाहिए होता था वो जाकर उनको पहले वो ऑर्डर देते थे, कुछ पैसे एडवांस में देते थे ताकि उसका वो जो रॉ मटेरियल है वो खरीद सकें, और फिर उसको बुनाई कढ़ाई जो भी उस समय होता था उसको एज अ प्रोडक्ट बनाकर उस सामने वाले को दे सकें। जो बंदा बायर था वही आकर ऑर्डर दे के जाता था, और जब सामान बन के रेडी हो जाता था तो घर से ही आकर वो पिकअप करके ले जाया करता था। इनिशियली यही होता था। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ अराउंड 1780s में, यहां पर देखिए आपको ईयर मेंशन्ड है, लेकिन ईयर एग्जैक्टली ईयर आपको याद नहीं रखना है। एक रफ आइडिया रखिए कि 1780s के आसपास में पहला रिवॉल्यूशन हुआ था, 1870s में दूसरा हुआ था, थर्ड आपका जो हुआ था 1970s के आसपास हुआ था, और 2000 के बाद जो भी इन 20 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आते हैं। तो देखिए, पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ? मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर और वीविंग लूम। मैकेनाइजेशन आप अगर देख सकते हो, एक जो लास्ट पिक्चर था उसमें आप जरा क्लियर देख पाओगे। देखो यहाँ पर पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्टीम पावर के हेल्प से हम लोग इंडस्ट्रीज में वर्क करना शुरू किए। ठीक है, यहीं पर जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 पे आए तो हमारे पास असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन में हुआ। जैसे कन्वेयर बेल्ट में चीज़ों को कैसे, अगर आप देखो कभी पैकेजिंग देखा हो आपने किसी लेस का, या फिर आप किसी पैकेज आइटम, फूड आइटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स पे वो मूव करते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा प्रोसीजर होता है। इवन जो आपका कैंस होता है, मिल्क कैंस जो देखते हो, कैन रखा रहता है और कन्वेयर बेल्ट पे वो आगे बढ़ते जाता है। जो उसके नॉब होते हैं उस नॉब से वो उसमें लिक्विड जाता है एक लिमिटेड अमाउंट पे, और उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। इवन आपने देखा होगा, एग्जांपल अगर आप देखो तो कभी आप जिन्होंने किसी कंपनीज में या फिर किसी होटल में किसी पार्टी में देखा होगा तो CCD की मशीन लगी होती है कॉफ़ी की, उसमें ऑप्शंस बने होते हैं, कॉफ़ी, अमेरिकानो, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप एक कप लगाते हो वहाँ पे तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ
लिक्विड ही उसमें से गिरता है, जो उस कप का वॉल्यूम होता है, जितना उसमें ऑक्यूपाई कर सकता है। तो वैसा ही जो असेंबली लाइन का पूरा मास प्रोडक्शन था वो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 वाला फेज में था। कैसे आप कन्वेयर बेल्ट पे चीजों को मूव करते करते मास प्रोडक्शन कर रहे हो। थर्ड आया आपका ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज थोड़ा इवॉल्व होना चालू हुई तो आपका हुआ ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0, जिसमें आपका ऑटोमेशन हुआ। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का तब तक डेवलपमेंट हो चुका था और उसके कारण जब आप देखो यहां पे आपको एक रोबोटिक आर्म दिखाई दे रहा होगा जिसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो पिक एंड ड्रॉप के लिए। जो स्टार्टिंग रोबोटिक्स का जो फेज था वो क्या था, किसी सामान को पिक करना कहीं से और उठाकर रखना। जनरली आप अगर देखो तो इंडस्ट्रीज में होता क्या है, काफी बल्क आइटम्स होते हैं, काफी हेवी आइटम्स होते हैं, तो उनको उठाने के लिए जनरली ज्यादा मैन पावर का यूज होगा। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कॉस्ट कटिंग, क्यों? ताकि मुनाफा सबसे ज्यादा हो। एक बार उन्होंने किसी रोबोटिक आर्म पर इन्वेस्ट कर दिया तो अब होगा क्या, लेबर्स की जो हमारे जरूरत होगी वो कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कटिंग होगा। ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 का पूरा प्रोसेस था, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का आगमन हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। पहले में क्या हुआ था, स्टीम इंजन का, दूसरे में असेंबली लाइन ही आई थी, थर्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ था, और चौथा जो आपका है इसमें पूरी तरह से इंटरकनेक्टिंग ऑफ डिवाइसेस, जिसको आप कह सकते हो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि आप IoT के बारे में क्या समझते हैं। नेट से सर्च करके नहीं, जो आपको इंफॉर्मेशन है केवल उसको आप लिखिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं, जो भी आइडिया आप, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं तो मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक रफ आइडिया आपके मन में होगा कि अभी फिलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। आपके हिसाब से IoT का डेफिनेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए, जो इंडस्ट्री 4.0 है ये आपका इंफेसाइज करता है सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको इंटरकनेक्ट करके एक रिमोट एरिया से कंट्रोल किया जा सके। जैसे जो आपका इंडस्ट्री 3.0 था वहां पर चीजें कंप्यूटर से कनेक्टेड थी, जैसे जैसे आप कमांड देते थे वैसे वैसे ये मूवमेंट होता था। लेकिन अब अगर हम चाहें तो हम बेंगलोर में बैठकर दिल्ली में सिचुएटेड किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन से बैठ के हम चीजों को सुपरवाइज कर सकते हैं। यही एम है आपका इंडस्ट्री 4.0 का। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं जो टेक्स्ट यहां पर है। देखिए, इवोल्यूशन कैसे हुआ आपका। पहला इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जो हुआ कि इट यूज्ड वाटर एंड स्टीम पावर टू मैकेनाइज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वाटर और स्टीम पावर का यूज किया गया। और यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया ही पहले कि इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज टू लार्ज प्रोडक्शन हाउसेज और फैक्ट्रीज। यहां पर आप देख सकते हो ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपका स्टीम इंजन्स का। दूसरा जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया गया मास प्रोडक्शन के लिए, और वो भी लार्ज स्केल मशीन्स वेयर ब्रॉट इन द पिक्चर। कन्वेयर बेल्ट का उस समय पहले इंट्रोडक्शन हुआ, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो मिल्क कैंस हैं या फिर डिफरेंट पैकेजिंग आइटम्स हैं उनको कैसे उस पर यूज किया जा रहा था। सबसे ज्यादा इसका अगर कहीं पे इंप्लीमेंटेशन दिखा तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिखा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और बात यहां पर गौर करने वाली है कि किसी भी आप अगर देखो, मैंने आपको टाइमलाइन जो दिखाया था यहां पर देखो, 1784 है पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा है आपका 1870, तीसरे पर अगर आइए तो 1969 यानी 1970 ही हो गया, और अभी आपका जो करंट फेज सिनेरियो है। तो किसी भी दो रिवॉल्यूशन के बीच का जो फेज है वो लगभग 100 सालों का है। ठीक है, और इन 100 सालों में काफी चीजें ग्रेजुअली चेंज हुई हैं और तब फिर हम एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं। सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद अगर थर्ड रिवॉल्यूशन को हम देखें तो इसमें आपको कंप्यूटर्स का डिस्कवरी हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट धीरे धीरे पकड़ना चालू हो गया था, तो चीजें कैसे कनेक्टेड हो गई थी। जैसे आप यहां पर देख सकते हो जो आपका सिस्टम है या फिर मोबाइल है, कनेक्शन हो चुका था। मोबाइल इन द सेंस मोबाइल तो काफी बाद में आया है, बट ये इसको आप एज एन एंड्रॉयड मोबाइल मत समझना। जो नॉर्मल सबसे पहले जो फोन आते थे कीपैड वाले, जिसे हम कैलकुलेटर भी कहते हैं, बहुत लोग उसे मजाक में कैलकुलेटर कहते हैं, कि उस फोन में कुछ था नहीं, डब्बा फोन था, केवल बात होती थी। जो आपका 1G था, जब 1G आया था मार्केट में, तो ये आपका है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी में पढ़ा था 1G, 2G, 3G, 4G। तो 1G वाला जो फेज था वो आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला फेज था, ठीक है। द थर्ड फेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज द मशीन्स वेयर विच प्रीवियसली वेयर इलेक्ट्रिकली ड्राइवन बिकेम इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवन। मैंने आपको कहा भी था कि जो आपके थर्ड फेज में था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के बढ़ावा होने से, ठीक है। अब देखिए, it used electronics and information technology to automate production. This came around in the middle of 20th century, यानी 1970s 80s के आसपास का ये पूरा सिनारियो है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी करंट सिनारियो में चल रहा है। क्या है ये? Now the fourth one is building on the third revolution, that is the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. अब देखिए, जो मेन लाइन यहां पर है वो इस चीज पर फोकस कीजिएगा। It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital and biological spheres. अब एक बात समझिए, पहले 3 रिवॉल्यूशंस थे, उसमें हमारे पास चीजें डिफाइंड थी कि अगर मुझे कॉटन का प्रोडक्शन है तो मेरे पास एक अलग डोमेन है पूरा, अगर किसी और चीज का प्रोडक्शन है तो कुछ और डोमेन है। जो फोर्थ रिवॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है कि गैप्स को भर रहा है, और जो एक प्रॉपर लाइन खींची हुई है कि इस 2 डोमेन में जो डिफरेंसेस हैं उसको धीरे धीरे ये खत्म करते जा रहा है। हम मल्टीवर्स में काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं सिंपल समझा सकूं तो पहले क्या होता था, आटा चक्की आपने देखा होगा जहां पर गेहूं पिसते हैं। लोगों को जब आटा खरीदना होता था तो आटा चक्की पे जाते थे, ठीक है। जब लोगों को तेल खरीदना होता था, अब तो पता नहीं आप लोग में कितने लोगों ने तेल पिरवाते हुए देखा है। पहले हमारे यहाँ अभी भी वैसा ही होता है कि जो तोरी होते हैं या जो सरसों के दाने होते हैं उसको हम लोग पहले अच्छे से साफ करते हैं, जो उसमें डस्ट होते हैं उसको साफ करते हैं और खुद उसको लेके जाते हैं मिल पर, उसको पिसवाते हैं और तब जो तेल निकलता है, पिरवाते हैं, तेल निकलता है, वो हम लोग घर पे लाके यूज करते हैं। तो जिनको तेल चाहिए होता था वो उसके पास जाते थे। बट अब का सिस्टम क्या है, मल्टीवर्स में कैसे काम हो रहा है? आप एक मार्ट में जाते हो, आपको एक आशीर्वाद का पैकेज्ड आटा मिलता है, वहीं से आपने वो उठा लिया, तेल उठा लिया, सर्फ उठा लिया, साबुन उठा लिया, आपको सभी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यह भी आपका एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही देन है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपको इंडस्ट्रीज में भटकने की जरूरत नहीं है। ये सभी चीजें फ्यूजन है, अलग जो फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी को, उनके डिफरेंस को ब्लर किया जा रहा है इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे कैसे इन चीजों को आगे देखेंगे क्लियर कैसे हो रहा है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो बस मेरे साथ में रहिएगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली इंडस्ट्री 4.0 है क्या। आपने न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में जब भी कोई आर्टिकल साइंस एंड टेक के बारे में आता है तो वहां पे इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र जरूर रहता है। क्या है ये? तो देखिए, इसको जो पहला टर्म किया गया था, जो कॉइन किया गया था, वो जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 2011 में। अब देखिए, एक न्यू फेज है जिसमें हम लोग इंटरकनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे, मशीन लर्निंग पे और रियल टाइम डेटा पे। सबसे पहला तो बात है इंटरकनेक्टिविटी क्या है। इंटरकनेक्टिविटी हुआ कि जैसे मेरे पास 2 डिवाइसेज हैं। अब आप समझो सिंपल सा लॉजिक, आप मोबाइल यूज करते हो, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको एक चार्जर दिया जाता है, एक अडेप्टर और साथ में एक वायर जो उस अडेप्टर से मोबाइल में कनेक्ट होता है। हमारे पास बिजली आ रही है घर में सॉकेट के थ्रू, बट आपके मोबाइल में डायरेक्टली वो बिजली तो जा नहीं सकती है, तो बीच में एक कनेक्टर चाहिए। वही कनेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट फेज में। जैसे बिजली, मोबाइल को बिजली से चार्ज करने के लिए जैसे हम कनेक्टर का यूज कर रहे हैं, अडेप्टर का यूज कर रहे हैं, वैसे ही डिफरेंट चीजों को इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट कनेक्टर्स चाहिए, जो कि एट द एंड एक ओवरऑल 1 पर्सन या फिर 1 सिस्टम से मैनेज हो सके, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरकनेक्टिविटी। जैसे आप कहते हैं इंटरनेट, यानी आपके सभी, आप जब एक बार वाईफाई से जुड़ते हो अपने घर में, आपने अगर जियो फाइबर वाईफाई लगा रखा है या फिर एयरटेल का लगवा रखा है, तो क्या होता है, एक वाईफाई से आपके डिवाइस, आपके मोबाइल कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, हो सकता है आपकी मदर का मोबाइल कनेक्टेड है, फादर का मोबाइल कनेक्टेड है, भाई का मोबाइल कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, टैब कनेक्टेड है, आईपैड कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन है सभी के बीच में। वैसे ही होता है आपका ऑटोमेशन। जैसे मैंने आपको ही बताया कि इंडस्ट्रीज में आपको वर्कर्स की जरूरत होती है किसी सामान को यहां से उठाकर वहां रखने के लिए।
अब अगर रेगुलर यही काम करना है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जैसे मान लो ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। आई थिंक ये कलर विजिबल है आप लोगों को, कोई नहीं, मैं उसको चेंज कर देता हूं। ये विजिबल होगा। तो देखिए ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और ये मान लीजिए आपका पॉइंट बी है। रेगुलर मुझे प्रतिदिन इस पॉइंट से कुछ सामान उठाना है और यहां पर रखना है। मुझे इतने लेबर्स की आवश्यकता है, मान लीजिए 10 लेबर्स की आवश्यकता है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहां पर एक मशीन डाल दूं बीचों बीच में, एक रोबोट ऐसा जिसका आर्म काफी बड़ा हो, वो इस पॉइंट से इस सामान को उठाए और यहां पर लाके पटक दे। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहां पर एक कोई रोबोट है जिसका रोबोटिक आर्म हो ऐसा, उसने यहां से सामान को उठाया और क्योंकि वो सर्कुलर घूम सकता है तो यहां पर लाके पटक दिया। ठीक है, यहां पर आप देखो, मे बी इस फिगर में आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए जैसे मान लो ये आपका एक रोबोट है, इसका रोबोटिक आर्म है, ये इस पॉइंट से कोई सामान उठाकर मुझे यहां पर डालना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वो सामान उठाएगा और यहां पर लाके डाल देगा। तो हुआ क्या, एक बार जो खर्च पड़ेगा मुझे इस रोबोट को परचेज करने में वही खर्च पड़ेगा, बट प्रतिदिन का जो मुझे मेंटेनेंस चार्ज जो लेबर्स को देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन दिखता है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑटोमेशन का प्रोसेस हुआ, किसी भी मैनुअल चीज को ऑटोमेट कर देना। ठीक है, मशीन लर्निंग पे अभी हम आगे आएंगे, उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना आप समझ लो कि ट्रेनिंग होता है, जैसे आपका ट्रेनिंग होता है, बचपन से आप ट्रेन किए जा रहे हो, वैसे ही मशीन्स को भी ट्रेन किया जाता है किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए। और लास्ट है आपका एंड रियल टाइम डेटा। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि जब आपने कुछ कॉटन खरीदे, लगभग मान लीजिए 10 किलो कॉटन आपने खरीदा, और उस 10 किलो कॉटन से कितना प्रोडक्शन आप कर पाए उसका एक मैनुअली हिसाब रखते थे आप कि आज इतने तारीख को मैंने इतना कॉटन खरीदा, उसका इतना प्रोडक्शन आ जाके हुआ। बट अभी क्या है, हम रियल टाइम डेटा देख पा रहे हैं, कितना इनपुट दिए जा रहे हैं और कितना आउटपुट मुझे मिल रहा है। जैसे आप किसी पावर प्लांट का एग्जांपल ले लो, कोयला जब जलता है तो आपको रियल टाइम इनपुट मालूम है कि कोयला कितना आप इनफ्लो दे रहे हो, कितना कोयला अंदर जा रहा है, और बिजली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मेगावाट में, गीगावाट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपके पास एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री 4.0 विच encompasses IoTs and smart manufacturing, physical production and operations with smart digital technology, machine learning and big data। यहां पर एक टर्म आया, मशीन लर्निंग तो आपने देख लिया, IoT जो मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। मशीन लर्निंग, और लास्ट में आया बिग डेटा। ये बिग डेटा क्या है? आप में से जिनको इस बिग डेटा के बारे में कुछ आइडिया हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बिग डेटा किसे कहते हैं, क्या होता है बिग डेटा। ब्रीफ में बता दूं तो काफी ज्यादा जब अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है जिसको ट्रेनिंग के लिए या फिर उसके लिए हम यूज करते हैं, वो बिग डेटा होता है। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप मुझे पहले बताएंगे आपको क्या इंफॉर्मेशन है बिग डेटा के बारे में। इससे मुझे यह भी पता चलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिखोगे तो मुझे यह भी पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। अगर मान लीजिए आप अच्छे से जान रहे होंगे तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगा उसके बारे में तो मैं उसको डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म पे काम होगा तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। अगर मान लो मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों? अगर मैं हाई लेवल हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको दिक्कत होगा। अगर मैं काफी लो लेवल पे जा रहा हूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि जरूरत नहीं है। ये कोई नॉर्मल बैंकिंग या फिर कोई और एग्जाम नहीं है, आपका यूपीएससी का एग्जाम है, तो आपका टाइम काफी कीमती है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप ध्यान रखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर लिखा कीजिए, किस टॉपिक्स के बारे में आपको कितनी समझ है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं IoT और बिग डेटा, इसमें लिखिएगा जरूर। चलिए, तो ये आपका इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। क्या है इंडस्ट्री 4.0, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो। देखिए, पहला आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सेंसर जो कि इसी का एक पार्ट है, एडवांस रोबोटिक्स हो गया, फिर आपका बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग है आपका,
ऑगमेंटेड रियलिटी, इस पर मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट विषय है, मैं इस पर काम भी काफ़ी दिन किया हूं, तो आपको कुछ आइडिया भी दूंगा, कुछ ऐसे चीज़ दिखाऊंगा जो जनरली आपको नेट पे या फिर यूट्यूब पर शायद नहीं दिखेंगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो इंडस्ट्रीज में हो रही हैं। फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और फिर आपका लोकेशन डिटेक्शन, जो कि आप लोग जनरली यूज़ कर रहे हो प्रतिदिन, मैप्स और ये सब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IR 4.0 क्या है ये? तो मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज द फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इज ब्लडिंग द लाइंस बिटवीन द फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फीयर्स। ठीक है, अब देखिए, द पॉसिबिलिटीज ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय मोबाइल डिवाइसेस विथ अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्सेस टू नॉलेज आर अनलिमिटेड। क्या होता है ये? तो देखिए, आप जैसे आप कभी इमेजिन करो किसी ऐसे वर्क प्लेस पे जाओ जहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो आप देखोगे कि आपका जो नेटवर्क होता है ना, नेट आपका चलना बंद हो जाता है, इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, या फिर बहुत स्लो स्पीड पे काम करता है। होता क्या है, जब इतना सारा बर्डन पड़ता है सर्वर पे, तो वो रिस्पॉन्ड करना काफी स्लो रिस्पॉन्ड करता है। बट अब क्योंकि जब ऐसा कोई समस्या है, जब समस्या है तो उसका निवारण का स्कोप भी बढ़ जाता है। तो वैसे ही possibilities of billions of people connected by mobile devices with unprecedented processing power, storage capacity and access to knowledge are unlimited। मतलब हमारे पास स्कोप बहुत ज्यादा है कि ऐसा कुछ हम लोग डेवलप कर सकें जिसके पास, अब जैसे देखो आपके पास कंस्ट्रेंट है, आपके मोबाइल में 128 GB का मान लो स्टोरेज है, तो जैसे ही आपका 127 126 GB पहुंचने लगता है तो आप कुछ डेटा को डिलीट करने लगते हो। लेकिन वही अगर आप मानो आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे हमारे पास जो मोबाइल होते हैं उसमें डिफरेंट प्रोसेसिंग होते हैं, प्रोसेसर होता है, कभी आपको देखोगे तो ऑक्टा कोर, कभी आप सुनोगे क्वाड कोर। तो इन सभी चीज़ों जो प्रोसेसर होते हैं, अगर वो काफ़ी हाई लेवल हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपने क्लिक किया और तुरंत आपको रिस्पॉन्स बैक मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में हमें स्कोप बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, चलिए, all these possibilities will be multiplied by emerging technologies breakthrough in the field such as artificial intelligence, robotics, internet of things, autonomous vehicles। देखिए यहां पर एक टर्म आया autonomous vehicles। autonomous मतलब स्वयं, autonomous का सेंस आप स्वयं से लगा सकते हो, जो खुद को कंट्रोल कर सके। जैसे आप सुनते हो ना, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनोमस कॉलेज हैं, जो खुद का डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या हुआ कि जब वो व्हीकल रोड पर चल रहा हो तो उसके अगर कभी सामने से कुछ हिंड्रेंस आ गया तो वो खुद से डिसीजन ले सके। जैसे टेस्ला का आपने कार देखा होगा, मतलब न्यूज़ में देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, कैसे वो ऑटोनोमस कार है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर है आपका 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इन सभी चीज़ों पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल हम देखते हैं अपना सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, अब क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, तो हो क्या रहा है, हमारे पास जब हम काफी हाइट पर होते हैं तो हमारे पास ग्रोथ की चांसेस परसेंटेज में अगर आप देखो तो कम हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्या सेम टाइम लगेगा 20% से 50% होने में, वहीं 91% से 97% होने में? नहीं। एक्चुअली इनिशियल फेज में आपका ग्रोथ जल्दी जल्दी करते हो, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो उसके बाद ग्रोथ काफी धीरे धीरे होता है। तो अभी हम ग्रोइंग फेज में हैं, तो हमारे पास ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, हम काफी ज्यादा अलग अलग डोमेन में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल बहुत है टू राइज ग्लोबल इनकम लेवल्स। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें काफी इंप्रूव करना है। अभी भी हमारे पास पॉवर्टी बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स है ना, जो भी अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, इसका स्कोप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जांपल्स देना चालू करूंगा। तो आप रिलेट कर पाओगे कि आप डेली डे टू डे लाइफ में कितने घिरे हुए हो इन सब चीजों से, और कितना इफेक्ट डाल रही है ये सारी चीजें आपके लाइफ में। ठीक है, इवन आपका अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर में कितना अच्छा ये इंपैक्ट डाल सकता है कि अगर आपको क्रॉप के यील्ड को आप बढ़ा दो तो फार्मर्स को कितना आप हेल्प कर पाओगे। जैसे मान लो किसी 1 एकड़ जमीन में फार्मर ने एक्स अमाउंट ऑफ क्रॉप को सीड को डाला है, अब उसका प्रोडक्शन मान लो 50 मन के आसपास हो रहा है, एक हाइपोथेटिकल केस है, 50 मन के आसपास हो रहा है।
लेकिन वही इन सभी टेक्निक्स के यूज से आप उसको कुछ ऐसा सजेशन दे रहे हो और ऐसे कुछ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो जिससे उसका प्रोडक्शन 50 से बढ़कर 80 मन के आसपास हो जा रहा है। तो ये जो 30 मन का डिफरेंस है ना, वो उसके इनकम में काफी इफेक्ट डाल रहा है। तो सोशल कॉज बहुत सारे हैं जो आपके भी, जितने भी इंडस्ट्री 4.0 के टेक्नोलॉजीज हैं, इसके सोशल कॉज बहुत है। और सबसे बड़ा बात, जो आपका सप्लाई साइड मिरेकल है, ये तो काफी ज्यादा है ही। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में जितना इसने हेल्प किया है, ये इंडस्ट्रीज को भी और कंज्यूमर्स को भी, दोनों के लिए ये फायदेमंद है एक्चुअली, अगर आप देखो तो। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट घटेगा, उसका फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको हेल्प मिलेगा। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है, एक जैसे आपके पास, अगर जैसे मैंने कहा रियल टाइम डेटा, जब गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटा होगा तो उसके पास किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए उसकी आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक रफ एस्टिमेट कर रहा हूं कि अभी इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 140 से 145 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि अगर मुझे एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा मालूम है कि इस एरिया में इतने लोग रह पा रहे हैं, तो उनके लिए पॉलिसी का निर्माण करना गुड गवर्नेंस के लिए कितना सरल उपाय हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक, इवन जो आप देखो, सेम यही गुड गवर्नेंस में अगर आप देखो तो इंपैक्ट ऑफ वायलेंस, जब आपके पास सभी जगह कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, इन सभी को आप अगर एआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो जो मैं एआई पढ़ाऊंगा तो इसका एग्जांपल भी दूंगा कैसे आप इन थेफ्ट्स को, वायलेंस को रोक सकते हो। ठीक है, जैसे एआई कैन बी यूज टू एम्पावर एंड एनेबल स्पेशली एबल्ड पीपल, जो आपका दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग जन हैं, उनके हेल्प करने में काफ़ी यूज हो सकता है। ठीक है, और रिसेंटली ही इंडिया ने अपना ड्रोन पॉलिसी भी अनाउंस किया है, तो जो कि आपके सिक्योरिटी, ट्रैफिक और जो मैपिंग है, जो आप जो डिवीजन बनाते हो मैप्स का, उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से आप ऐसा समझो कि जैसे आप आपके पास पेन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपके मेल पे कोई डॉक्यूमेंट है, आप जाते हो साइबर कैफे में, प्रिंट आउट निकलवाते हो उसको। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 2D प्रिंटिंग है, एक प्लेन पर है। लेकिन वही मेरे पास ऐसा प्रिंटर है जो मान लो मैं उसमें कुछ ऐसे रॉ मटेरियल डालूं और मैं इसका एक मॉडल तैयार करके डालूं और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, जो मेरे पास एक हार्डवेयर निकल के बाहर आ रहा है। मैं जब प्रिंट का कमांड दबाऊं, उसके बाद जो मेरे पास आउटपुट आए वो ऐसा एक 3D मटेरियल मिले। ठीक है, कुछ ऐसा मिले जैसे मान लो ये मेरे पास रिमोट है, ये ऐसा रिमोट बन के मेरे सामने आए। ठीक है, चलिए फिर आप आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टॉपिक हम लोग सबसे अंतिम में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सभी हम लोग देखेंगे एकदम लास्ट में, जब हम लोग सत्येंद्रनाथ बोस के क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे, उस समय हम सारी चीजों को देखेंगे। चलिए फिर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। यहां पर हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मे भी शायद आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरा चेहरा यहां पर आ रहा होगा। यहां पर हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसे हम ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वीआर, एआर देखते हैं। आपने मॉल्स में देखा होगा जनरली, जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने पता नहीं कितनों ने यूज़ किया है, बट जो आप लोग, क्योंकि यंग लोग हैं, आप लोग ने कभी मॉल में अगर घूमने गए होंगे तो गेम खेलते रहते हैं लोग एआर वीआर पर, तो आपने उनको जरूर देखा हो। या फिर जो पोकेमॉन गो आपने एक एप्लीकेशन देखा होगा, वो आपका एआर पे बेस्ड था। ठीक है, देखेंगे इसको भी हम डिटेल में। अब हम आते हैं इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चैलेंजेस क्या क्या थे। ठीक है, संभव है आपको लग रहा होगा कि इतना डिटेल में इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा हूं। कारण है क्योंकि अगले जितने भी टॉपिक्स मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के पढ़ाऊंगा वो सभी इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के आसपास घूमते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं, सेम चैलेंजेस आपको उन सभी टेक्नोलॉजीज में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वहां पर सरसरा के निकल जाऊंगा, इतना डिटेल में वहां पर चैलेंजेस को डिस्कस नहीं करूंगा, एडवांटेजेस को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, एप्लीकेशंस बताऊंगा, एग्जांपल जरूर बताऊंगा, बट इन चैलेंजेस को अब देखिए। पहला चैलेंज अगर आप देखो तो इनइक्वलिटी का है। इनइक्वलिटी के चैलेंजेस कैसे हुआ देखो। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ऑटोमेशन आ रहा है, ऑटोमेशन से क्या हो रहा है, जॉब किसकी जा रही है,
जो वहाँ पर जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जॉब तो फिर भी बच रही है। जॉब किसकी जा रही है? उस लेबर की जॉब जा रही है जो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक सामान उठा के रख रहा था। तो डिफरेंस किसका बढ़ा? इस लेबर को पहले जब 180 रुपये प्रतिदिन मिलते थे उस काम करने के, चलो 180 रुपये मैं बहुत कम बोल रहा हूं, 400 रुपये मान लो, 400 रुपये मिलते थे प्रति दिहाड़ी। अब वो काम वो रोबोट कर रहा है, तो इसको तो पैसे मिले नहीं। अब ये बेरोजगार बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो गैप है अपर लेवल और नीचे लेवल, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनका गैप बढ़ते जाएगा, तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि आप देख ही रहे हो, मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल। थ्रेट टू प्राइवेसी। अब जितना ये डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं, इन सभी के लिए आपको डेटा चाहिए, तो डेटा लोगे कहां से? आखिर जब आपको कंज्यूमर्स इनपुट देंगे तभी तो डेटा लोगे। आप देखते होंगे जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछता है दिस ऐप नीड्स लोकेशन एक्सेस, मीडिया एक्सेस, स्पीकर एक्सेस, माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस, गैलरी एक्सेस। आपने सभी का एक्सेस दे दिया, अब आपका पूरा का पूरा मोबाइल उसके एक्सेस में है। तो ये आपका थ्रेट टू प्राइवेसी है। आपके गैलरीज में क्या फोटोज हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली ही लास्ट ईयर 2022 में वन ऑफ माय फ्रेंड, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है और ही इज़ इन अ वेरी गुड एमएनसी, जो कि हाईली पेड है अभी और काफ़ी अपर लेवल पे है। उसके साथ क्या हुआ, उसने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है, जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे काफ़ी मिलते हैं। उसने क्या किया, उसको इंस्टॉल किया और शायद जो जितने भी एक्सेस मांगे जाते हैं उसने देते आगे बढ़ गए। हमारा आदत है, पढ़ते तो है नहीं, बस ओके ओके अलाउ 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 करते आगे बढ़ जाते हैं। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, ठीक है। उसके परिवार के जो फीमेल लोग थे उनके फोटोज को मतलब मॉर्फ करके, उनके जो भी उनके क्लोथ्स थे उनको हटाकर वो फोटो उसके पास भेजा गया। और क्या बोला गया कि अगर मुझे इस अकाउंट नंबर पे इतना पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो तो इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, इसको मैं तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स में भेजूंगा। और उसके बाद उसने इसके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स थे उसका फोटो भी भेजना चालू किया कि मेरे पास इसका कॉन्टैक्ट है, ये नंबर है। कई लोगों के पास मैसेज गए भी, मेरे पास भी मैसेज आया था और भी 1-2 मेरे दोस्त थे जिनके पास ऐसा मैसेज आया था। फोटोज नहीं आए थे, अच्छा वो नहीं आए थे, बट ऐसे मैसेज आए थे, प्लस स्पैम मैसेज आने लगते हैं। तो जो आपका प्राइवेसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइवेसी इज अ मिथ। प्राइवेसी इज अ मिथ। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पार्डन मी फॉर दैट, बट थ्रेट टू प्राइवेसी सबसे बड़ा चैलेंजेस है। इवन पॉलिसी मेकिंग, जब आपको, क्योंकि आप डेटा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डेटा आ तो रहा है बट उस डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको हैक हो जाना बहुत इजी है। तो आप जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करोगे वो कितना सूटेबल हो पाएगा, कितना सूटेबल हो पाएगा, कितना अप्रोचेबल हो जाएगा, फीजेबल हो पाएगा, ये काफी दिक्कत की बात है। और फिर आता है सिक्योरिटी थ्रेट, जो मैंने आपको बताया ये सिक्योरिटी का ही प्रॉब्लम था। प्राइवेसी आपका थ्रेट हुआ बट उससे एट द एंड हुआ क्या, सिक्योरिटी थ्रेट। इसके अकाउंट से उसने 80,000 रुपए उड़ा लिए, ठीक है, अकाउंट डिटेल से। अब क्योंकि इसके अकाउंट में 81,000 रुपीज ही थे इसलिए वो उतना निकाल पाया, अगर और होता तो वो और निकाल लेता। तो थ्रेट तो आपके सिक्योरिटी पर ही हुआ, आपने जो हार्ड अर्न मनी थे आपके वो चले गए, ठीक है। चलिए एक और चीज है, फेशियल रिकॉग्निशन हम देखेंगे जब हम एआई देखेंगे, उसमें एक चैलेंजेस ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनका ग्रोथ कहां से हुआ, वेस्ट से ग्रोथ हुआ, यूरोपियन या फिर आप अमेरिकन लोग से देख लीजिए। यहां पर लोग जनरली गोरे होते हैं, वाइट फेस्ड होते हैं। तो हुआ क्या है, रिसेंटली जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें एक फ्लॉ ये है जो अभी देखने को मिल रहा है कि जो अफ्रीकन और एशियन पीपल हैं जो कि थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्स में आते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ब्राउन कहलाते हैं, और जो अफ्रीकन है वो जनरली डार्क में कहलाते हैं। तो इन लोगों में जो मिस आइडेंटिफिकेशन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो डेटा भरा गया है इसके अंदर वो कहां का डेटा भरा गया है, यूरोपियन लोगों का, अमेरिकन लोगों का, जो कि फेयर हैं, वाइट हैं, जिनमें मेलानिन की कमी है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे हैं या फिर हम खराब हैं, नहीं, उनमें कमी है, हमारे पास है मेलानिन, हम लोग अच्छे हैं, ठीक है। ब्राउन्स एंड ब्लैक्स आर गुड। तो इन लोगों ने अपने डेटा भरे हैं, तो जिस चीज़ से हम ट्रेन करते जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो उसी को रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में शुरुआत से भर दिया गया है कि भाजपा इज अ वेरी गुड, नॉट भाजपा मतलब भाजपा, कांग्रेस या फिर जो भी पार्टीज हैं, आपके दिमाग में हो सकता है जो आपके घर वाले हैं उन्होंने आपके दिमाग में फिट कर दिया, जो आपके फादर मदर सोचते होंगे वही अब आप भी सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आपने कभी सेकंड जो पहलू था उसको देखने का प्रयास ही नहीं किया। यहां पर भी वही हुआ, जो आपके इनपुट्स थे वो सारे एक तरफ से वन साइडेड इनपुट्स गए हैं, दूसरों का इनपुट आ ही नहीं पाया है बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे वो भी इनपुट जा रहे हैं, बट टाइम लगेगा। तो जो मैक्सिमम इनपुट हैं कहां से हैं? जो फेस के या फिर जो इनपुट्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, वो हैं आपके यूरोपियन या फिर जो अमेरिकन पीपल हैं उनके। तो इस कारण से जो आपका अफ्रीकन और एशियन पीपल का आइडेंटिफिकेशन है उसमें इशू हो रहा है, ठीक है, कंपेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट, ठीक। इस चीज को देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एआई पढ़ेंगे। देख लीजिए यहां पर की चैलेंजेस जो हैं इंडस्ट्री 4.0 के। पहला क्या है? स्किल शॉर्टेज एंड रेसिस्टेंस आउटसोर्सिंग। अब देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में चेंजेस हो चुके हैं, पर स्किल्ड लोग कहां से लाएं हम? इंजीनियर्स बहुत ही तादाद में निकलते जा रहे हैं प्रति साल हर कॉलेज से, बट क्या वो टोटली स्किल्ड हैं? जो स्किल हमें इंडस्ट्रीज को चाहिए, क्या वो उतने स्किल्ड हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करिकुलम है वो अभी भी 25 साल पुराना है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान है, किसी के पास प्लान नहीं है, इवन गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ प्लान नहीं है। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी लर्न कर रही है और फिर इंप्लीमेंट कर रही है। और डेटा और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप देख ही रहे हो। कोलैबोरेशन का इशू है कि हम कंपनीज कितना कोलैबोरेट करके इस पर रिसर्च कर पा रही है, ठीक है। और क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं तो कंपनीज R&D पे फोकस तो कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इनपुट नहीं लगा रही है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक बटन दबाइए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको देखना ना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। नोट्स जो हैं, ये टॉपिक जो जिस नोट से मैं पढ़ा रहा था, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल एकेडमी ISPCS। मैंने यहाँ पर आपका QR कोड भी डाल दिया है, इसको भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली आप सर्च कीजिएगा सिविल एकेडमी ISPCS, आपको मिल जाएगा, ठीक है।